हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सुनील कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल हॉर्टिकल्चर विद हॉर्टिकल्चरिस्ट में। डियर स्टूडेंट्स, आज से पहले मैंने आपको पोटैटो के बारे में काफ़ी चीज़ें बताई थी। उसी क्रम में पोटैटो की जो बची हुई और कुछ चीज़ें हैं जो एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, उनको हम आज डिस्कस करने वाले हैं। देखते हैं क्या क्या है पोटैटो में जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहली बात है कि जो आपका पोटैटो होता है, ठीक है, उसमें जो डॉर्मेंसी पीरियड होता है वो 8 से 10 वीक का होता है। डॉर्मेंसी पीरियड क्या होता है? तो जब हमारा पोटैटो क्या होता है कि पोटैटो हार्वेस्ट करने के बाद 8 से 10 वीक तक वो डॉर्मेंसी पीरियड में रहता है। उस दौरान वो जर्मिनेट नहीं करता है, ठीक है। तो हमें क्या करना होता है? तो हमारा 8 से 10 वीक तक डॉर्मेंसी पीरियड होता है। उसके बाद डॉर्मेंसी को हम ब्रेक करते हैं। अगर हमको पोटैटो की कल्टीवेशन करना है नेक्स्ट जनरेशन के लिए, तो 8 से 10 वीक बाद ही हम उसको क्या करते हैं, उसको हम खेत में ले जाते हैं बुआई के लिए, ठीक है। और बुआई करने से पहले हम क्या करते हैं, डॉर्मेंसी को ब्रेक करते हैं। ब्रेक कैसे करते हैं? तो 1% थायो यूरिया प्लस 1 ppm GA3 पर लीटर वाटर में मिला के हम उसको क्या करते हैं, पोटैटो को जो है उसमें डिप करते हैं। डिप करने के बाद 1 घंटे तक उसको डिप करने के बाद छायादार प्लेस पे सुखा के फिर हम उसको खेत में जो है बुआई के लिए ले जाते हैं, ठीक है। तो डार्मेंसी आप जान गए होंगे। उसके बाद मैं बात करता हूँ कि पोटैटो में जो है पोटैटो जो है प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में कितना यूज़ होता है इंडिया में। इंडिया एक तो डेवलपिंग कंट्री है, और जिस हिसाब से इंडिया में पोटैटो का कल्टीवेशन होता है, उत्पादन होता है, उस हिसाब से जो है पोटैटो जो है इंडस्ट्री में यूज़ नहीं होता है, ठीक है। तो पोटैटो में जो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में है उसका यूज़ जो है लगभग 2% होता है कंजप्शन पोटैटो इंडस्ट्री में। उसके बाद जो है पोटैटो डिहाल्मिंग कितने दिन पर करते हैं? तो पोटैटो डिहाल्मिंग जो आपकी हार्वेस्टिंग होती है उससे 10 से 15 दिन पहले कर देते हैं, ताकि जो उसकी स्केल है, ऊपर की जो उसकी बार्क है पोटैटो की, वो कैसी हो जाए, वो मोटी हो जाए और लंबे समय तक आप उसको स्टोर कर पाएँ, ठीक है। इसके बाद आ जाता है कि पोटैटो सीड प्लॉट टेक्निक क्या होती है, ठीक है। तो पोटैटो सीड प्लॉट टेक्निक सबसे पहले डॉक्टर पुष्कर नाथ ने इसको जो है यूज़ किया था। इन्होंने ही इसकी शुरुआत की थी। 1968 में इसको जो है एसपीटी का यूज़ हुआ था। और क्यों किया गया था? तो डिजीज़ फ्री क्वालिटी सीड प्रोडक्शन के लिए जो है सीड प्लॉट टेक्निक का यूज़ किया गया था। उसके बाद दूसरी एक टेक्निक का इजाद हुआ, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं ट्रू पोटैटो सीड, ठीक है, टीपीएस। ये डॉक्टर रामानुजन द्वारा जो है इसको सबसे पहले यूज़ किया गया था, ठीक है। सीड रेट इसमें क्या रखते हैं पोटैटो की, इसको इसमें जो है पोटैटो के सीड के माध्यम से उगाते हैं, ना कि ट्यूबर के माध्यम। तो इसमें जो है सीड रेट हमारी 100 से 150 ग्राम पर हेक्टेयर होती है। ग्राम होती है, यह ध्यान रखिएगा। 100 से 150 ग्राम पर हेक्टेयर जो है सीड रेट होती है टीपीएस की। और 1 ग्राम टीपीएस जो है आपका लगभग 1500 से 2000 प्लांट मतलब कि सीड रखता है, ठीक है। आगे की बात करते हैं कि हमारे जो है पोटैटो में जो उसको प्रोटीन रिच बनाने के लिए कौन से जीन का यूज़ किया गया है, ठीक है, मतलब किस जीन के द्वारा जो है पोटैटो को प्रोटीन रिच बनाया गया है। तो प्रोटीन रिच ट्रांसजेनिक पोटैटो हैज़ बीन डेवलप्ड बाय ट्रांसजेनिक AM-A1 जीन, ठीक है। मतलब जो प्रोटीन रिच जो है हमारा पोटैटो डेवलप किया गया है वो AM-A1 जीन के द्वारा जो है डेवलप किया गया है। अब ये AM-A1 जीन कहाँ से लाया गया था, कहाँ से निकाला गया था? तो एक ये AM-A1 जीन जो है आइसोलेटेड फ्रॉम एमरेंथस हाइपोकॉन्ड्रियाकस, ठीक है, एमरेंथस से इसको निकाला गया था। इसके बाद हम बात करते हैं जीन रेजिस्टेंट फॉर पोटैटो ट्यूबर मॉथ एंड लीफ ईटिंग कैटरपिलर, कि जो कौन सा ऐसा जीन है जिससे हम पोटैटो ट्यूबर माथ जो एक इंसेक्ट होता है वो लगता है पोटैटो में, और जो लीफ ईटिंग कैटरपिलर होता है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। ऐसा कौन सा जीन जो है यूज़ किया गया है हम पोटैटो को इनके प्रति, जो ट्यूबर माथ और लीफ ईटिंग कैटर के प्रति जो है रेजिस्टेंट फ्रूट डेवलप करने के लिए। तो इसके लिए क्राइवन AB जीन को डेवलप किया गया है। इसके बाद आ जाती है हमारी मुख्य वैरायटी, ठीक है। तो वैरायटी में सबसे पहली वैरायटी है कुफरी सीतमान। इसका क्रॉस पूछा जाता है, तो ये फुलवा इंटू क्रियाज डिफेंस इसका जो है क्रॉस है, फुलवा इंटू क्रियाज डिफेंस, ठीक है। दूसरी वैरायटी है कुफरी बादशाह।
ये मल्टीपल डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटी है, ठीक है। मल्टीपल डिजीज में क्या है, तो लीफ ब्लाइट, अर्ली ब्लाइट और पोटैटो वायरस के प्रति रेजिस्टेंट है। और जो कुफरी बादशाह है, इसका क्रॉस पूछा जाता है, क्या है क्रॉस, कुफरी ज्योति इंटू कुफरी अलंकार, इसका क्रॉस है। इसके बाद हमारी बात आती है कि पोटैटो की रेड कलर की कौन सी वैरायटी है, तो कुफरी सिंदूरी एक वैरायटी है जो कि रेड कलर की पोटैटो की वैरायटी है, मतलब इसका फ्रूट रेड होता है, जो इसका जो है फ्लैश होता है उसमें भी रेड रेड से डॉटेड होते हैं, ठीक है। इसके बाद फिर आता है अप टू डेट वैरायटी कहाँ से इंट्रोड्यूस की गई है इंडिया में, तो जो अप टू डेट वैरायटी है वो आयरलैंड से इंडिया में इंट्रोड्यूस की गई है। इसके अलावा एक और बात आती है कि हीट रेजिस्टेंट वैरायटी कौन है पोटैटो की, तो कुफरी सूर्या वैरायटी है जो हीट रेजिस्टेंट है पोटैटो की। दूसरी वैरायटी, अगली वैरायटी क्या है, फ्रॉस्ट रेजिस्टेंट वैरायटी पूछी जाती है, तो फ्रॉस्ट रेजिस्टेंट वैरायटी है आपकी वो कुफरी सीतमान है, ठीक है। तो ये वैरायटी कुछ फेमस हैं, ये पूछी जाती हैं आपके एग्जाम में। आगे की हम बात करते हैं प्रोसेसिंग वैरायटी कौन कौन सी हैं पोटैटो की, तो आपकी हैं कुफरी चिप्सोना 1 और कुफरी चिप्सोना 2, कुफरी फ्राई सोना, कुफरी हिम सोना, ये सारी हमारी कैसी वैरायटी हैं, प्रोसेसिंग पर्पज के लिए यूज की जाती हैं। इसके अलावा फिर आपसे पूछा जाता है कि नेमेटोड रेजिस्टेंट वैरायटी क्या है पोटैटो की, तो कुफरी देवा और कुफरी सुवर्णा, ये जो है सिस्ट नेमेटोड के प्रति रेजिस्टेंट वैरायटी हैं पोटैटो की। इसके अलावा फिर और एक वैरायटी है लेट ब्लाइट रेजिस्टेंट वैरायटी, तो ये पोटैटो की वैरायटी है कुफरी जीवन, कुफरी ज्योति, कुफरी हीरा, कुफरी मोती, कुफरी कुंदन, ये सारी आपकी जो है वैरायटी वो लेट ब्लाइट रेजिस्टेंट वैरायटी हैं पोटैटो की। आगे की हम बात करते हैं अर्ली ब्लाइट रेजिस्टेंट वैरायटी कौन कौन सी हैं, तो कौन सी हैं, कुफरी पुखराज, ये कैसी अर्ली ब्लाइट रेजिस्टेंट वैरायटी है आपकी इसकी पोटैटो की। दूसरी है कुफरी सिंदूरी, ये भी आपकी कैसी वैरायटी है, तो ये भी आपकी अर्ली ब्लाइट रेजिस्टेंट वैरायटी है इसकी पोटैटो की, ठीक है। इसके बाद हमने अगले लेक्चर में बात की थी CPRI की, ठीक है, मतलब सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट की। तो इसके बारे में कुछ चीज़ें तो बताई थी लेकिन कुछ चीज़ें नहीं बताई थी, तो ये जो कुछ चीज़ें छूट गई थी उनको आप देख लेते हैं। CPRI जो इस्टेब्लिश हुआ था 1949 में, कहाँ इस्टेब्लिश हुआ था, तो सबसे पहले इसको पटना बिहार में इस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है। बट 1956 में इसको जो है शिमला में शिफ्ट कर दिया गया था, ठीक है। ये बात पूछी जाती है, आपको ये दोनों चीज़ें याद करना है, ठीक है। इसके अलावा CIP क्या है, तो CIP है इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर, ये कहाँ पर है, तो लीमा पेरू में है, 1971 में ये बनाया गया था CIP, ठीक है। ये पूछा जाता है। इसके बाद लेट ब्लाइट, इसके फंगस का नाम पूछा जाता है। एक तो ये फंगस डिजीज है, ठीक है, फाइटोफथोरा इन्फेस्टान के नाम से इसको जाना जाता है। 1845 में आयरलैंड में इसको देखा गया था, और इसी 1845 में ये इतने भयानक तरीके से आयरलैंड में फैला था कि वहाँ की हजारों जनसंख्या जो है भूख के कारण मर गई थी, ठीक है। तो इसीलिए इसका नाम जो है आयरिश फेमाइन रखा गया। ओके, तो ये चारों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, सभी चीज़ें पूछी जाती हैं। इसके अलावा फिर और कौन कौन से आपके मुख्य डिजीज हैं पूछे जाते हैं, तो आपका अर्ली ब्लाइट है जिसका फंगस है अल्टरनेरिया पोराई, सॉरी अल्टरनेरिया सोलनी, ये आपका पूछा जाता है अल्टरनेरिया सोलनी। फिर पोटैटो वार्ट है, सिंकाइट्रियम इंडोबाइटिकम इसका नाम है, ये भी पूछा जाता है। फिर आपका अगला फंगस का नाम है ब्लैक स्कर्फ राइजोक्टोनिया सोलेनाई, ये भी पूछा जाता है। फिर एक और आपका डिजीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बैक्टीरियल डिजीज है, पोटैटो स्कैब, तो स्ट्रेप्टोमाइसिस स्कैबीज इसका नाम है, और बैक्टीरिया के कारण होता है, और सबसे ज़्यादा ये सीवियर कंडीशन में एल्कलाइन सॉइल में पाया जाता है, ठीक है। तो ये भी तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, पोटैटो स्कैब से पूछी जाती हैं। इसके अलावा एक और डिजीज लगता है पोटैटो सॉफ्ट रॉट, इसका नाम है इरवेनिया कैरोटोवोरा, ठीक है, पूछा जाता है आपका इरवेनिया कैरोटोवोरा, बैक्टीरियल सॉफ्ट रॉट होता है, बैक्टीरिया के कारण होता है, ये इसका जो है कॉजल ऑर्गेनिज्म पूछा जाता है। इसके अलावा आपके कुछ वायरस हैं जैसे फैंट मोजैक, जिसको पोटैटो वायरस XS के नाम से जाना जाता है, ये एफिड के कारण होता है, एफिड इसका वेक्टर होता है और कारण इसका वायरस होता है, ठीक है। इसके अलावा आपका सीवियर मोजैक एक होता है पोटैटो वायरस वाई, ठीक है, ये वेक्टर इसका एफिड है, और पोटैटो लीफ कर्ल्ड लीफ पोटैटो लीफ रोल वायरस, सॉरी, तो पोटैटो लीफ रोल वायरस इसका भी वेक्टर एफिड ही है और वायरस के कारण होता है।
इसके अलावा कुछ इंसेक्ट हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इंसेक्ट है ट्यूबर मॉथ, जिसका नाम है फॉर्मिया ओपर्कुलेला। ये जो है 30 से 70% लॉस करता है पोटैटो में। दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, इसका जो है जूलॉजिकल नेम भी इंपॉर्टेंट है और कितना लॉस करता है ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा एक और जो है निमेटोड लगता है इसमें पोटैटो में, जिसको गोल्डन सिस्ट नेमाटोड के नाम से जाना जाता है। इसका नाम है ग्लोबोडेरा रोस्टोचाइनेंसिस, ठीक है, ये भी पूछा जाता है। इसके अलावा आपकी बात आ जाती है कुछ फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स की जो पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो ये आपके फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर हैं हॉलो हार्ट, जो कि एक्सेस नाइट्रोजन के कारण होता है। हॉलो हार्ट इसमें क्या होता है, फ्रूट के अंदर जो है आपका बीच में होलो हो जाता है, मतलब कि खाली हो जाता है, होलो खाली खाली सा हो जाता है बीच में जो है पोटैटो, तो इसको हॉलो हार्ट बोलते हैं। और इसमें होता क्या है कि आपका जो पोटैटो है उसका जो है उसमें जो है एक्सेस नाइट्रोजन अगर हो गई है, आपने खेत में नाइट्रोजन या यूरिया का छिड़काव, यूरिया ज़्यादा अप्लाइड किया है, तो ऐसा होता है। दूसरा है ब्लैक हर्ट, ये ऑक्सीजन डेफिशिएंसी होता है। होता कहाँ है, ये स्टोरेज में होता है। तो होता क्या है कि जैसे कोई आपके पास स्टोरेज हाउस है, 100 बोरी की क्षमता का है, लेकिन आपने उसमें 200 बोरी डंप कर रखा है इनकम के लिए। तो इसमें क्या हो जाती है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। किस कंडीशन पर, यदि आपके यहाँ वेंटिलेटर अच्छे नहीं है, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में आपका फ्रूट जो है अंदर में ब्लैक हो जाता है, उसको ब्लैक हट बोलते हैं, ऑक्सीजन के डेफिशिएंसी से होता है। इसके बाद आती है ग्रीनिंग। तो ग्रीनिंग जो है ये होता है एक्सपोजर टू सनलाइट सोलेनिन के कारण होता है। अगर आप सनलाइट में खुला छोड़ दे रहे हैं पोटैटो को, तब उसमें ग्रीन ग्रीन सा जो है एक बार के नीचे जो है ग्रीन सी लेयर दिखेगी, ठीक है। तो वो क्या होता है, सोलेनिन होता है, जिसके कारण जो है टॉक्सिक कंपाउंड होता है, तो खाने से व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है, ठीक है। तो इसलिए जो है ग्रीनिंग से बचना चाहिए। एक्सपोजर टू सनलाइट, सनलाइट में खुले में हमको जो है ट्यूबर को नहीं छोड़ना है। इसके अलावा खेत में जब भी हम खेत में जो है पोटैटो में अच्छी तरह से मिट्टी चढ़ाएं ताकि पोटैटो खुला ना रहे, ठीक है। इसके अलावा चिलिंग इंजरी कब होती है, तो लो टेम्परेचर लगभग 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर चिलिंग इंजरी होती है, ठीक है। और इसी के साथ आज की क्लास समाप्त होती है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।